हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जॉब पावर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भली भांत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यांत्रिकी मैकेनिक्स को लेकर रहने वाला है। इस लेक्चर में हम वस्तुओं की गति की अवस्था, गति के प्रकार, गति के समीकरण और न्यूटन के गति के नियम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत और अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम वस्तुओं की अवस्था के बारे में जानते हैं कि वस्तु किस किस अवस्था में रह सकती हैं। तो हमारी वस्तुएं दो अवस्थाओं में रह सकती हैं, गति की अवस्था में होगी या भ्रामकीय अवस्था में होगी। या तो वस्तु भ्रामकीय अवस्था में होगी या वस्तु गति की अवस्था में होगी। तो भ्रामकीय अवस्था में किसी वस्तु को कब कहा जाएगा? तो यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह उस वस्तु की भ्रामकीय अवस्था कहलाती है। जैसे हम समझने का प्रयास करें कि एक वस्तु यहाँ पर आपने देखी और 1 घंटे बाद आपने देखा तो ये वस्तु फिर भी यहीं पर रही। 2 घंटे बाद आपने देखा तब भी ये वस्तु यहीं पर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वस्तु भ्रामकीय अवस्था में है। गति की अवस्था क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे उस वस्तु की गति की अवस्था कहा जाता है। जैसे यदि कोई वस्तु पहले यहाँ पे थी, 2 सेकंड बाद देखा तो वस्तु ने 10 मीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन हमने 3 सेकंड बाद देखा तो वस्तु ने 30 मीटर की दूरी तय कर ली। तो ये उस वस्तु की गति की अवस्था कही जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में कोई भी पिंड स्थिर नहीं है। अगर किसी वस्तु की गति की अवस्था में जांचनी है तो एक स्थिर बिंदु लेना पड़ेगा। एक ही समय पर अगर देखा जाए, एक ही समय पर कोई भी वस्तु गति और स्थिर दोनों अवस्थाओं में हो सकती है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे पृथ्वी पर अगर देखा जाए, एक ये आदमी है, एक ये व्यक्ति है और ये बी कोई पेड़ है। अगर आदमी इस पेड़ को देखता है तो पेड़ कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में। ठीक है ना। अब देखा जाए, अब ये अगर व्यक्ति चल रहा है तो ये पेड़ के सापेक्ष क्या है? ये गतिशील अवस्था में, क्योंकि पेड़ स्थिर अवस्था में, इसको स्थिर मान लिया और ये क्या है? गतिशील अवस्था में। ये कहाँ पे? ये पृथ्वी की कहानी है। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से इसको देख रहा है और पृथ्वी क्या है? घूम रही है, तो वो क्या कहेगा? जब पृथ्वी घूम रही है तो ये पिंड भी दोनों घूम रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा कि अगर अंतरिक्ष से व्यक्ति इन दोनों को देखता है तो वो क्या कहेगा कि ये गति की अवस्था में है। ये पेड़ जो है गति की अवस्था में, लेकिन इस व्यक्ति के सापेक्ष ये पेड़ क्या है? स्थिर अवस्था में। तो इसलिए एक ही समय पर एक वस्तु गति और स्थिर दोनों अवस्था में रह सकती है। अगर इस प्रकार नहीं समझना तो आप इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे ट्रेन का उदाहरण। एक चलती हुई ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ट्रेन का तो सफ़र आपने किया ही होगा। एक चलती हुई ट्रेन में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो ये भी स्थिर अवस्था में, इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये भी स्थिर अवस्था में। एक व्यक्ति यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वो इस चलती हुई ट्रेन को देखता है तो वो क्या कहेगा? उसके सापेक्ष ये दोनों व्यक्ति क्या हैं? गतिशील अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि देखो, एक ही वस्तु एक ही समय पर दोनों अवस्थाओं में रह सकती है। ठीक है, और ये आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे रह सकती है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट गति के प्रकार, टाइप ऑफ मोशन। गति कितने प्रकार की होती है? तो एक गति होती है रेखीय गति। इसके एग्जाम्पल पूछता रहता है। रेखीय गति में जब कोई पिंड सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करे तो उसे उस पिंड की रेखीय गति कहते हैं। जैसे सरल रेखा में चलती हुई कार, सीधी सड़क पर, पेड़ से गिरता हुआ फल, ये क्या है? रेखीय गति के उदाहरण है। नेक्स्ट गति हमारी अनियमित गति। फूलों पर मंडराती तितलियां या भंवरों की गति, ये क्या है? अनियमित गति। एक होती है तुम्हारी दोलन गति, इसको दोलन कर लेना, दोलन गति। दोलन गति जैसे सरल लोलक की गति और झूले की गति, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? दोलन गति के उदाहरण। अगर एक कंपन गति के पूछें तो कंपन क्या होती है? जैसे किसी पदार्थ के कणों की गति क्या होती है? कंपन गति होती है। वृत्तीय गति अगर देखा जाए, वृत्तीय गति तो पृथ्वी की गति है। एक पिंड अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो ये क्या है? उसकी वृत्तीय गति है।
एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब पिंड वृत्ताकार पथ पर तो गति कर रहा है लेकिन समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तो वह उसकी क्या है? एक समान वृत्तीय गति है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, या चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है? और तो यहाँ पे समझो, जैसे एक व्यक्ति यहाँ ए बिंदु पर खड़ा है, ए बिंदु से उसने बी बिंदु पर गया और ये दूरी उसने 5 मीटर की, यहाँ से 5 मीटर तक गया, तो यहाँ से और फिर यहाँ से 5 मीटर जाने के बाद फिर वो इसी बिंदु पर वापस आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसने कितनी दूरी तय करी? 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो उसने दूरी कितनी तय कर ली? 10 मीटर की। अगर आप विस्थापन की बात करोगे, विस्थापन क्या है कि किसी बिंदु की न्यूनतम, किसी दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? उसका विस्थापन बोलते हैं। मतलब ए बिंदु से वो कितना विस्थापित हुआ। अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया तो विस्थापन उसका क्या होगा? 5 मीटर बी तक। अगर वो लौट करके उसी बिंदु पर आ गया तो ये क्या होगा? उसका विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। अगर इसको हम धनात्मक दिशा माने, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर अगर मैं धनात्मक दिशा मानूं और इधर 5 गया और वापस क्या आ गया? 7 मीटर, तो ये उसका जो विस्थापन है वो कितना हो जाएगा? -2 मीटर उसका विस्थापन हो जाएगा। और ए तक ही गया तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हम दूरी और विस्थापन दोनों में एक साथ अंतर समझ ले रहे हैं, ठीक है ना। तो दूरी की अगर बात करें तो वस्तु के द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को उसकी क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। अगर विस्थापन की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी क्या होती है? विस्थापन होती है। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। इसमें केवल परिणाम होता है या परिमाण होता है, इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। यह सदैव धनात्मक होती है, दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, लेकिन यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य दोनों हो सकता है। जैसे अभी हमने समझा भी है, जैसे ए से बी तक जा रहा है, ये 5 मीटर यहाँ तक गया तो ये उसका विस्थापन क्या हो गया? 5, और लौट करके इसी बिंदु पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया? 0। और अगर इसको हमने धनात्मक दिशा माना है और ये पीछे और आ गया, 7 मीटर चल गया यहाँ से टोटल, तो -2 मीटर इसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन सदैव 0 भी हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव क्या होगी? धनात्मक होगी। अब इसके बाद जानते हैं हम चाल। चाल क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। और चाल क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। और चाल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसके बाद जानते हैं हम वेग। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? हम वेग कहते हैं। चाल किस पर डिपेंड कर रही है? हमारी दूरी पर। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? विस्थापन पर। यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी चाल के समान ही होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसकी विमा क्या होती है? LT-1, LT-1, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बट्टी समय। विस्थापन को किससे? दूरी है विस्थापन, तो इसको L से शो करोगे और T को ये, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? LT-1। और चाल की भी विमा यही होती है। इन दोनों में अगर देखें तो वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, लेकिन चाल क्या होगी? सदैव धनात्मक होगी। ये रिलेशन पूछ लेता है, चाल बट्टे वेग सदैव क्या आता है? 1 के बराबर या 1 से बड़ा आता है। अगर चाल के प्रकार देखें, जिस प्रकार गति के प्रकार हैं ऐसे ही यहाँ पे एक समान चाल। एक समान चाल कब होगी? समान समय में कोई वस्तु समान दूरी तय करे, उसको क्या बोलेंगे? उसकी एक समान चाल। असमान चाल मतलब असमान समय में, समान समय में भिन्न भिन्न दूरियाँ तय करें। जैसे अगर समझें, 1 मिनट में पहले उसने 10 मीटर दूरी तय करी, दूसरा मिनट में या 2 मिनट में उसने 20 तय करी, 3 मिनट में 30 करी। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो समान समय में 1-1 मिनट में 10-10 मीटर की दूरी उसने तय करी है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक समान चाल। अगर जैसे 1 मिनट में 20 यहाँ पे तय करी, यहाँ पे 10 मिनट में 50 तय कर ली, कहीं पे 100 तय कर ली, ये क्या होगी? उसकी असमान चाल होगी। अब इसके बाद पूछ लेता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय।
इसके बाद आते हैं हम त्वरण पर कि त्वरण क्या होता है। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम त्वरण बोलते हैं। कि वेग में कितना परिवर्तन कितने समय में हुआ, ये क्या कहलाता है, उसका त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो v माइनस यू, v क्या है यहाँ पे, अंतिम वेग है। कि वेग जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चल रही है वस्तु और 2 सेकंड बाद उसने 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया, तो ये क्या है, उसका अंतिम वेग। क्योंकि कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, 5 मीटर से, कहाँ पे पहुँच गए, 10 मीटर। कितना समय लगा, 2 सेकंड का। ये क्या होगा, इसका त्वरण होगा। तो v क्या होता है, अंतिम वेग, u क्या होता है, उसका प्रारंभ वेग। अंतिम वेग में से अगर प्रारंभिक वेग को घटा करके समय से भाग दे दिया जाए तो हमें मिल जाता है त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक पूछता रहता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसकी विमा क्या होती है, LT-2 इसकी विमा होती है। अब हम जानते हैं गति के समीकरण। तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण होता है हमारा a बराबर b माइनस यू बट्टा टी, ये गति का पहला समीकरण होता है। इसका मल्टीप्लाई आप अगर इधर करोगे तो AT बराबर हो जाएगा b माइनस यू। अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो b बराबर u प्लस AT हो जाता है। तो ये तो जाने के b क्या होता है, यहाँ पे अंतिम वेग है, ये क्या है, हमारा अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और a क्या है, ये त्वरण है, और t क्या है, यहाँ पे समय है। और ये पूछता है कि गति का पहला समीकरण किस किस के मध्य संबंध बताता है। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के मध्य संबंध बताता है। आइए देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s क्या है, यहाँ पे दूरी है, s क्या है, वस्तु द्वारा चली गई दूरी, u क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, यहाँ पर समय है। ये आप जान चुके हो, ये क्या है, त्वरण होता है। ये किस किस के मध्य संबंध बताता है, तो यह दूरी और समय के मध्य संबंध बताता है। आप देख रहे होंगे कि ये u के मध्य क्यों नहीं बता रहा। तो देखो यहाँ पे ये है, तो प्रारंभिक वेग तो 0 भी हो सकता है किसी का। अगर मान लिया जाए उस समय पे 0 होगा तो ये तो हट जाएगा। तो ये सदैव किसके मध्य संबंध बताएगा, इस समय और इसके मध्य संबंध बताएगा। गति का नेक्स्ट समीकरण है तीसरा समीकरण। ये क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v क्या है, यहाँ पे अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और s चली गई दूरी है। तो ये किस किस के मध्य संबंध बताता है, यह दूरी और वेग के मध्य संबंध बताता है। अब हम जानते हैं एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमता हुआ कोई उपग्रह या सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, एक समान वृत्तीय गति, मतलब समान समय में समान दूरी तय करे वृत्ताकार पथ पर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति बराबर क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा इंटू r। अगर वृत्तीय गति में पूछे तो यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर वस्तु की दिशा बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है, दिशा। और जब दिशा बदलेगी तो उसका क्या बदल जाएगा, त्वरण। लेकिन उसकी गति का परिमाण नहीं बदलता है। ठीक है। अब हम जानते हैं बल। बल क्या होता है, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे आप देखोगे, अगर कोई टेबल है, हमने इधर साइड से बल लगाया, पुश किया, तो टेबल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा दिया। लेकिन यदि एक व्यक्ति एक दीवार पर फोर्स लगाता है तो दीवार को पूरा दिन लगाता रहे लेकिन दीवार को अपने स्थान से नहीं हटा पाएगा। तो इसलिए बल वो धक्का या खिंचाव है जो क्या करता है, यहाँ तो स्थिति में परिवर्तन कर दिया लेकिन यहाँ पर उसने स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाया। तो इसलिए बल को क्या बोला जाता है, वह धक्का या खिंचाव जो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल तो हमने यहाँ पर भी लगाया। बल 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, जब दो एक समान बल एक ही वस्तु पर काम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। यहाँ पे नेट बल अगर देखोगे F1 प्लस F2
बराबर क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोल देते हैं हम, संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल जब एक ही वस्तु पर दो बल काम करें, लेकिन एक बड़ा बल हो, एक छोटा बल हो, तो ऐसे बल काम करें तो उसको क्या बोलते हैं, असमान बल बोलते हैं। क्योंकि बड़ा बल क्या करेगा, छोटे बल को अपनी तरफ खींच लेगा और वस्तु को गतिमान अवस्था में ला देगा। जैसे इसकी अगर स्थिति देखोगे तो जैसे घर्षण बल होता है, घर्षण बल कमज़ोर होता है और इंजन द्वारा लगाया गया बल ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे असमान बल की स्थिति बनती है। अगर देखा जाए तो जो ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल पूछता है और सबसे प्रबल बल कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सबसे कमज़ोर बल होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, और सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, प्रबल नाभिकीय बल। देखो ये मैंने लिख रखे हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा बड़ा होता है क्षीण परमाणु बल, उससे बड़ा होता है विद्युत चुम्बकीय बल, और सबसे बड़ा होता है प्रबल नाभिकीय बल। तो ये आप ध्यान में रख लेना। अब हम जानते हैं न्यूटन के गति के नियम। तो सर्वप्रथम आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक में कुछ नियम दिए। पुस्तक का नाम क्या था, प्रिंसिपिया, ये पूछता रहता है। तो इनको ही क्या बोला हमने, गति के नियम बोला। तो गति का प्रथम नियम के बारे में हम जानते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो वह ब्राह्म अवस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान वेग से चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। तो पहला नियम क्या बताता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, स्थिर है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, और एक समान वेग से चल रही है तो वो चलती रहेगी। गति के पहले नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और गति के पहले नियम से ही हमें बल की परिभाषा मिलती है। इसके उदाहरण पूछता है, तो इसके उदाहरण क्या है, जैसे ठहरी हुई मोटर कार या रेलगाड़ी के अचानक चलने पर यात्री क्या है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह आपने भी अनुभव किया होगा। चलती कार के अचानक चलने से, रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। ये इसके उदाहरण हैं। यहीं से एक चीज़ निकल के आती है, इनर्शिया, जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, जैसे कोई वस्तु, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी भ्राम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसका जड़त्व बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु है, ये बड़ी वस्तु है, अगर आपने यहाँ से फोर्स लगाया तो ये हटने का मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी। इस पे हटाएंगे तो इसको कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा, तो यही क्या है, उसका जड़त्व है। यदि कोई कार चल रही है तो उसको रोकने के लिए एक बल लगाना पड़ेगा, तो वो क्या है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है कहीं ना कहीं। तो यही गुण क्या कहलाता है, उसका जड़त्व कहलाता है। अगर जड़त्व को देखा जाए तो यह वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। जैसे एक रेलगाड़ी देखें, एक कार और एक मोटरसाइकिल, इनमें सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होगा, रेलगाड़ी का होगा। अब जानते हैं हम जड़त्व के प्रकार। तो पहला प्रकार है ब्राह्म का जड़त्व। ब्राह्म का जड़त्व क्या है, जब कोई वस्तु अपनी ब्राह्म अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका ब्राह्म का जड़त्व बोलते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं, देखो, पेड़ की शाखा हिलाने पर ये फल हैं उसको वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ये उसका उदाहरण है, क्योंकि वो उसी अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं। जैसे शीशे में गोली से छेद हो जाता है लेकिन पत्थर से मारने पर शीशा चटक जाता है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रकार है जड़त्व का, गति का जड़त्व। इसमें क्या होगा, कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करेगी। वो गतिमान है तो गतिमान ही रहने का प्रयास करेगी। इसके उदाहरण आ जाते हैं, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुकना, एक समान चलती रेलगाड़ी के ऊपर उछाली गई गेंद हाथ में ही आकर लौट आती है, हाथ में ही आकर गिरती है। दूसरा, चलती गाड़ी के अचानक उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। तीसरा है हमारा दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व क्या है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे उदाहरण इसका प्रसिद्ध रहता है, जब बस दाहिनी ओर मुड़ती है तो यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं, और बस बाईं ओर मुड़ेगी तो यात्री दाहिनी ओर झुक जाएंगे।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।